तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10वीं के वो सारे सवाल मैं बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से ही उसी टाइप का पूछे जाएंगे। अगर ये दोनों वीडियो, एक वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ और इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा, ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो 100% गारंटी है कि 90+ मार्क्स आप उठाएंगे। सारे टाइप्स मैं अभी बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कोई सवाल एक ले लेते हैं। माना कि कोई सवाल है यहाँ पर 224 और 164। इसको कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें करनी है क्या, सबको एचसीएफ आता होगा। साइड में हम इसको पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 224 का 164 से 224 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक बार में ही लगेगा 16406 और कैंसिल। अभी 60 बच गया। 60 से हम 164 में डिवाइड करेंगे, दो बार में 120 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बच गया हमारा 44। अभी 44 से 60 को डिवाइड करेंगे तो वन बार में हो जाएगा 44, बचेगा यहाँ 16। अब 16 से डिवाइड करेंगे 44 को तो 16 दूना 32 हो गया। अब यहाँ पर बच गया हमारा कितना, 12 बच जाएगा। 12 से 16 को डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, बच गया 4। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12। तो पहली यहाँ पर हमारा कट गया। तो अब इसको हम सजाएंगे। यहाँ पर यूक्लिड, यहाँ पर लिखेंगे हल सॉल्व यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर लिखेंगे क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तब यहाँ पर हम सेट कर देंगे भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष पर। तो ऊपर से नीचे तक हम बारी बारी सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 224 इजकल टू 164 इंटू 1 प्लस 60 हो जाएगा। अगला स्टेप में चलेंगे 164 इजकल टू 60 इंटू 2 प्लस 44 हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए यहाँ पर 60 इजकल टू 44 इंटू 1 प्लस 16 हो जाएगा। अगला स्टेप में देखेंगे 44 इजकल टू 16 इंटू 2 प्लस 12 हो जाएगा। अगला स्टेप में 16 इजकल टू 12 इंटू 1 प्लस 4 हो जाएगा। लास्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 12 इजकल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ पर जो हमारा होगा यही हो जाएगा एचसीएफ इजकल टू हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। पहला टाइप ये सवाल हो गया। टाइप 2 में मैं आपको बता रहा हूँ परिमेय और अपरिमेय से जो सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर कम से कम 5 से 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं परिमेय एवं अपरिमेय क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जाता है, और अपरिमेय जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ q बराबर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये भी बात याद रखनी है। तो अब हम सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हमारा √3/2 √3/√3 3 + 2 √3/2 √16/25 √9/5 √5/√2 √5/√25। इसको हमको चूज करना है। तो सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा अपने मन में। तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्वायर, नॉर्मल में बता रहा हूँ, 1 से 9 तक कम से कम स्क्वायर याद रखिए, क्योंकि जनरली 9 तक ही पूछा जाता है। बेसिक मतलब कभी कभी रेयर केस में 20 तक होता है, तो 20 तक याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिलहाल हम 9 तक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो बेसिकली इसको ध्यान रखना। अगर आगे 20 तक आता है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर जनरली यही सब रहेगा। जैसे रूट के अंदर अगर ये सब में से कोई है तो समझेंगे कि परिमेय वो हो सकता है।
रूट के अंदर इस सब में से कोई है, इसको एक झलक 2-3 बार देख लेना है ताकि ध्यान रहे। इस सब में से कोई रहेगा तो अपरिमेय होगा, नहीं तो अपरिमेय। यहाँ रूट के अंदर में 3 है तो 3 नहीं है, ये अपरिमेय हो गया। ये देखिए 3 है लेकिन नीचे में भी है तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? परिमेय। ये अपरिमेय है लेकिन नीचे भी है तो ये कट गया, तो इस स्थिति में यह परिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट 3 है ऊपर में लेकिन नीचे में नहीं है तो नहीं कट पाएगा, तो ये क्या हो गया? ये अपरिमेय हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये परिमेय हो गया आपका, और ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। अगला देखिए, ये इसको हम इसका देखिए 16 है, यहाँ पर दिख रहा है 16 है, यहाँ पर आ गया 16 और ये 25 भी मिल गया, यानी ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। दोनों ऊपर और नीचे दोनों मिल रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। अर्थात वर्गमूल, अगर वर्गमूल आता है तो डायरेक्ट वर्गमूल निकालिए, नहीं आता है तो बस शॉर्ट ट्रिक इसको समझिए आराम से। यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल तो निकाल देंगे, 9 है ठीक है, लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये अपरिमेय है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर रूट 5 खत्म, तो ये परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए रूट 5 और 25 परिमेय है, 25 यहाँ पर है तो परिमेय हो गया, लेकिन रूट 5 क्या है? अपरिमेय, तो अपरिमेय ही होगा। ये टॉपिक आप लोगों ने समझा। टाइप 3 हम पढ़ेंगे सिद्ध करने के लिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, एक अपरिमेय सिद्ध करें। आप लोग बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस पढ़े होंगे, अपरिमेय सिद्ध करें। हम अभी शॉर्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, बिल्कुल इजीली वे में आप लोग बना सकते हैं, कुछ नहीं है, बस एक स्टेप इसमें याद रखना है। लॉन्ग प्रोसेस में मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए रूट 3 लिखेंगे, माना जो आप लोग मानते हैं मान लेंगे लेट में, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो मान लिए रूट 3 परिमेय है, तो परिमेय के लिए कंडीशन होता है, क्या होता है? P बटा Q के रूप का होना चाहिए, जहां पर क्या होना चाहिए? P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर वर्ग करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। वर्ग करने पर इसको हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर, ये की स्क्वायर बटा 1। अब इसको क्रॉस गुणन कर देंगे, क्या करेंगे? क्रॉस गुणन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। हमने यहाँ पर P और Q को पूर्णांक माना है, तो PQ तो पूर्णांक ही हो गया, 3 दिख रहा है क्या है? परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः P एवं Q पूर्णांक है तथा 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 भी परिमेय होगा, परंतु हमारी कल्पना का विरोधाभास करती है। विरोधाभास करती है, इसीलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए इस पर किसी टाइप का सवाल रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। अगर यहाँ पर रहे 3 प्लस रूट 3, तो यहाँ 3 प्लस में है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, ये तो वर्ग करने पर बाहर आ ही जाएगा, लेकिन ये प्लस में है तो इसको उधर माइनस में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेकर सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट में यही बात हमको लिखना है, PQ को हमेशा पूर्णांक लिखना है, जो संख्या बच जाएगा उसको लिख देंगे परिमेय संख्या है। इसलिए जो दिया रहेगा वो परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी कल्पना का क्या है? विपरीत है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। टाइप 4 में हम बात करेंगे शांत एवं अशांत की, शांत एवं अशांत। बस इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है, जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 या 5 होगा, हर का गुणनखंड क्या होगा? 2 या 5। जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड कितना आएगा? 2 या
5 आएगा वो आपका शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो ये उदाहरण हम दिए हैं कुछ, तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका देखिए गुणनखंड कीजिएगा, 2 2 आएगा तो ये शांत हो गया, इसका 3 5 आ गया, 2 5 के अलावा आ गया तो ये अशांत हो जाएगा आपका। ये 50 देखिए, 2 पचे 10 पचे 50, तो ये भी शांत हो जाएगा आपका, 5 और 2 आ रहा है। 100 की बात करते हैं हम, तो 100 भी आपका लगभग शांत हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 पचे 10 पचे 50 50 50 दूना 100, तो ये भी आपका शांत हो गया। समझ में आ गया? यानी जिसका हरों का गुणनखंड 2 या 5 आएगा वो शांत, अन्यथा वो शांत हो जाएगा। ये भी 1 2 नंबर का पूछा जाता है, और ये सवाल आपका 3 नंबर में 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला टाइप में चल रहा हूँ, बहुत ही VVI टॉपिक है यह, जो कि आपको एग्जाम में कम से कम 7 से 15 से 12 नंबर तक का ये इस टाइप से सवाल रहते हैं। शून्यक की बात हम करेंगे। छोटा सा शून्यक लेते हैं, x² + 2x + 1। शून्यक में रूल समझिए, अगर इसको समझ गए तो सारा अभी इसी से 3-4 टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर x², इसको लिख लेंगे। पहले तो पहला पद को तीसरा पद से गुना कर देंगे तो x² हो जाएगा। अब पिछला पद को ऐसे तोड़ना होता है कि गुना करने के बाद इतना हो, जोड़ या घटाव करने के बाद ये पिछला पद फोड़ जाए। तो यहाँ पर हम लोग थिंकिंग करेंगे, तो x हमें प्राप्त हो रहा है, x और x 2x हो गया, x गुना x x², क्योंकि पावर 1 और पावर 1 2 पावर हो जाएगा, यानी गुना करने पर पूर गया और जोड़ने पर भी x 2x हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + x, यहाँ लास्ट वाला पद को इसे लिख देंगे, = 0 हो गया। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर ये दोनों पद में, ये दोनों पद में, ये दोनों में क्या दिख रहा है आपको, इसमें भी x इसमें भी x, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर x ले ही लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस। अब जो यहाँ पर लाए हैं वही आपको अगला ब्रैकेट के लिए भी सोचना है। तो यहाँ पर क्या लिए जो सेम आ जाए, देखिए यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी दिख रहा है, अगर सेम दिखे तो 1 ले लीजिए, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद सेम हो जाता है। आ गया यहाँ पर। अब ये दोनों में से एक को हम रख लेंगे यहाँ पर, = 0। अब ये जो शेष रह गया x + 1 = 0। अब यहाँ पर देखिए x में इसको उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 हो जाएगा। पहला टाइप तो ये पूछता है कि डायरेक्ट शून्यक ज्ञात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है, निम्न में कौन शून्यक है, तो ये कर सकते हैं। दूसरा टाइप इसी में पूछता है कि शून्यक ज्ञात कर उसकी सत्यता की जांच करें। तो जांच करने के लिए हमको शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शॉर्ट फार्मूला, इसको ध्यान रखिए। तो अल्फा यहाँ -1 प्लस -1 इजकल टू बी का मान, यहाँ से ये हो गया आपका b 2 हो गया, -2 बट्टा a का मान कितना हो गया 1, -1 -2 इजकल टू -2। अब देखते हैं अगला, शून्यकों का गुणन होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको फॉर्मूला को ध्यान रखिए आप लोग, ये होता है जांच करने का तरीका, ठीक है, ट्रिक, तो इसको ध्यान रखिए। अब अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर देखिए -1 इंटू -1 इजकल टू c का मान 1, a का मान 1, तो यहाँ पर 1 इंटू -1 हो जाएगा, +1 इजकल टू 1, प्रूव हो गया, यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया। तो ये हो गया जांच करने का। ये अगर ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ये कम से कम 2 नंबर या तो 3 या 4 नंबर में ये पूछे जाएंगे, इतने बड़े सवाल। लेकिन शून्यक जो पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 2 या 3 भी क्वेश्चन रह सकते हैं, तो ये रहेंगे। अब मैं बताता हूँ, इसी में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी टाइप में, कि ये जैसे सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 3x² + 12x + 4 = 0, तो ऐसा सवाल है। तो कभी कभी होता है कि इसका गुणनखंड यहाँ से हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट इस सवाल पर बनाएंगे, b² ± √b² -4ac/2a। इस सूत्र पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए b² तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा, -12 के स्क्वायर ± √,
बी स्क्वायर, बी का मान कितना है यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना ए का मान हो गया, ए का मान 3 गुना सी का मान 4, 4 या 12 चौके 48, ये 144 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व करते 12 गुना 12 144, प्लस माइनस रूट अंडर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4 या 12 चौके 48 बट्टा 2a, 2 गुना ए का मान है यहाँ पर 3, तो 3 दूनी 6 हो गया 144। अब ये प्लस वाला अलग कर लेंगे, माइनस वाला अलग, तो यहाँ पर देखिए 144 प्लस 144 में 48 घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा फाइनली 96 रूट अंडर 96 बचेगा। ठीक, अभी बटा में 2a हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे 2 3 दूनी 6 हो गया, 6 कर देते, यहाँ माइनस का 1 कर लेंगे 144 माइनस रूट अंडर 96/6। या तो आंसर ये भी रहता है या आगे और भी प्रोसेस करके पॉइंट में भी रहेगा, तो आंसर आपको वो करना है। तो मेनली रूप से यही आंसर, अगर रूट में आ गया तो लगभग ऐसा ही आंसर रहता है, अगर नहीं रहेगा तो आप इसको पॉइंट में लगू क्या करते हैं उसको वर्गमूल निकाल करके कर सकते हैं। इसमें पहला टाइप तो ये हो गया, दूसरा इसमें ऐड हो गया ये, तीसरा ये ऐड हो गया। अब डायरेक्ट इसमें सवाल ऐसे भी पूछता है कि निम्न में शून्यकों का योग क्या है, या डायरेक्ट रहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब वही हुआ शून्यकों का योग ज्ञात करना। तो आपको ये ध्यान रखना शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, तो डायरेक्ट 2 बट्टा क्या हो जाएगा 1। डायरेक्ट सूत्र याद रखना, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो उस समय आप लोग यहाँ पर बनाने लगिएगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना है b बट्टा -b/a -2/a का मान 1 हो गया, 1 होगा। ठीक है, अगर शून्यकों का गुणन पूछ दे, अगला टाइप हो गया चौथा टाइप। पांचवा टाइप इसी में अगर शून्यकों का गुणनफल पूछे या डायरेक्ट पूछेगा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, बहुपद इतना में अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, या बहुपद इतना में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, तो उसमें इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट c/a क्या ध्यान रखना है c/a ध्यान रखना है। तो c का मान हो गया 1, a का मान 1, तो एक आंसर यहाँ पर हो गया। समझ में आया। अगला छठा टाइप जैसे पूछता है कि इस बहुपद का विविक्त कर ज्ञात करें, इस बहुपद का विविक्त कर ज्ञात करें। तो विविक्त कर होता क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विविक्त कर बोलते बी स्क्वायर -4ac को ही, डी को ही बोलते हैं विविक्त कर, डी को ही क्या बोलते हैं विविक्त कर बोलते हैं। तो बी स्क्वायर -4ac को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर मतलब 4 के 2 का स्क्वायर हो गया -4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान 1, तो 4 -4, तो ये हो गया कितना 0 हो गया। जब भी जिसका गुणनखंड विविक्तर का मान अगर 0 आएगा तभी उसका गुणनखंड किया जा सकता है इस विधि से। जब d का मान 0 आएगा यानी विविक्तर का मान 0 आएगा तभी उसका गुणनखंड इस विधि से कर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं आएगा तो उसको हम इस विधि से बनाएंगे। समझ में आ गया। अब अगला लास्ट टाइप इसी का है कि पूछा जाता है कि बहुपद में, जैसे ये बहुपद दिया रहेगा, पूछेगा इसका मूल्य बराबर है, समान है, या वास्तविक है या आभासी है। इसका मूल्य बराबर है, समान है, वास्तविक है या आभासी है। तो जब d का मान 0 के बराबर होगा, जब d का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो उसका मूल्य वास्तविक और समान होता है, उसका मूल्य वास्तविक और समान होता है। अदरवाइज क्या होगा बराबर या आभासी होता है। राइट। तो ये सातों टॉपिक से आपको कम से कम 10 से 15 नंबर के पूछे जाएंगे। मात्र एक अगर ये समझ गए तो ये पूरे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से इसको रिवाइज करके देख लीजिए। अगला टाइप में हम लोग समझेंगे बहुपद की पहचान की बात करेंगे। बहुपद का पहचान भी ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 या 3 या 1 से 2 नंबर का निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे बात करते हैं बहुपद कौन कौन होते हैं, रैखिक, द्विघाती या त्रिघाती।
बस ये 3 ही प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से रैखिक और द्विघाती को पूछा जाता है। रैखिक बहुपद जिसमें क्या होगा, पावर उसमें कोई नहीं रहेगा, मतलब एक पावर होगा, उसको क्या बोल सकते हैं, एक पावर, तो उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। जब पावर 2 रहेगा तो उसको हम बोलेंगे द्विघाती। जब पावर क्या होगा, 3 रहेगा तो उसको हम बोलेंगे त्रिघाती। यानी पूरे पद की बात कर रहे हैं, ज्यादा पद रहेगा 3 को 4 को जो पद रहे उतना पद में अगर पावर 3 रहेगा तो उसको हम त्रिघाती बोलेंगे, 2 पावर रहेगा तो द्विघाती, 1 पावर रहेगा तो रैखिक बहुपद कहेंगे। कभी कभी इसको सॉल्व करने के बाद भी पूछता है, जैसे ऐसे x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस टाइप में रहेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, कहेगा निम्न में कौन बहुपद है, बहुपद कौन है, तो उसमें आपको सॉल्व करना है, रैखिक द्वितीय या त्रिघाती निकालना है, तो आपको सॉल्व करके तब वहां पर आंसर करना है। तो अगला टाइप ये हो गया। अब अगला टाइप समझते हैं हमारा, इसमें आ जाते हैं अब तीसरा चैप्टर में। अब हम लोग आते हैं टाइप 9। टाइप 9 आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग को भी इससे मदद हो पाए। चलिए अब इसको हम अगला टॉपिक में लेते हैं, ग्राफीय विधि। समीकरण लेते हैं, समीकरण को हम तीनों विधि से हल करके अभी बताते हैं। जैसे x प्लस वाई इजकल टू 9, एक्स प्लस 2y इजकल टू 5, तो इस टाइप का कोई 2 समीकरण है। अब इसको सबसे पहले हम आसान रूप में ग्राफीय विधि से, पहले तो विलोपन विधि से हल कर लेते, बिल्कुल आसान है। विलोपन विधि में पहले तो समान करना होता है एक पद, या तो x का या तो y का, कोई एक अचर पद आपका समान होना चाहिए। अब इसको हम माइनस या प्लस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, y में 2 आ गया, माइनस वाई इजकल टू 9 में 5 गया, तो इजकल टू कितना हो गया 4, तो y इजकल टू हो गया -4। अब इसका मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर पुट करेंगे -4, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, -4 इधर पुट करेंगे तो उधर जाकर प्लस होगा, तो 9 4 13, x इजकल टू 13 हो गया। देखिए कितना शॉर्ट विलोपन विधि, आप लोग अपना तरीका से बढ़ा भी सकते हैं। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन की। प्रतिस्थापन, ये जो विधि था हमारा विलोपन, मतलब एक पद को विलुप्त करके मान निकालना, इसी को विलोपन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन मतलब एक का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करना। जैसे समीकरण 1 से चलेंगे, इसमें प्रतिस्थापन आएगा तो ही आप ग्राफ विधि बना पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर है x प्लस वाई इजकल टू 9, तो x इजकल टू हो गया 9, ये प्लस का है माइनस वाई हो गया, इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। अब इसी का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे, इसलिए प्रतिस्थापन विधि इसको बोला जाता है। तो देखिए आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 में x बराबर 9 माइनस वाई रखने पर, समीकरण 2 में x इजिकल टू 9 माइनस वाई रखने पर, तो यहाँ पर अब देखिए आपका समीकरण 2 है, x प्लस 2y, तो x का मान रख देंगे 9 माइनस वाई प्लस 2y इजकल टू 5, तो 2y में 1y चल गया, तो बचा 9 प्लस y इजकल टू 5, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा -4, यहाँ पर भी आया सेम। अब x इजकल टू, अब सेम हो जाएगा, समीकरण 1 में ये 2 में या 3 में मान रखेंगे तो x का मान सेम हो जाएगा। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे ग्राफीय विधि की। वृत्त गुणन विधि हम नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि उसके ऑप्शन में दूसरा भी रहता है, तो उतना लेंथी का ही बनाइएगा, इसको शॉर्ट में आप ये दोनों विधि याद रखिए, सबसे शॉर्ट ये है, इसे याद रखिए। चलिए ग्राफीय विधि की बात करते हैं। ग्राफीय विधि में आपको समीकरण 1 से जैसा कि चला, तो यहाँ पर आप आए तो यहाँ तक पहले तो सेम लिख लेंगे, समीकरण 1 से लिख लेंगे, उसके बाद ये तो सेम लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 9, तो x बराबर किसी एक पद को यहाँ छोड़ देंगे, एक अचर को, बाकी को उधर ले जाएंगे, तो 9 माइनस वाई हो गया। इस यहाँ पर अब समीकरण नहीं बनाना है, डायग्राम बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है, डायग्राम। तो यहाँ पर x और y का मान पुट करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इजी हो उसको लेना है। तो समीकरण यहाँ पर अगर x का मान यहाँ पर हम 0 लेंगे तो y बराबर 9 हो जाएगा, अगर y का मान 0 लेंगे तो x बराबर हम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगला समीकरण हम 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको
x प्लस 2y इजकल टू 5 है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस का माइनस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर एक डायग्राम फिर से बना लेंगे एक्स वाई। तो अब x का मान यहाँ पर हम 0 लेंगे तो y बराबर 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा। y का मान हो जाएगा 2.5 और x का मान देखिए y अगर 0 यहाँ पर लेते हैं तो x हो जाएगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर हमको ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ कॉपी में आप इसको बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर फिर भी अधिकतम मान है 9 तक का लेंगे, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इधर भी 2। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर नाम पुट किया, यहाँ पर 2 4 6 8 10 अपने अनुकूल मतलब आंकड़ा लगा करके कहाँ तक ले सकते हैं। ग्राफ में जितना स्थान रहेगा कॉपी में उतना ही डिस्टेंस करके हम लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारा इतना स्पेस बचा था तो 2 का आंकड़ा लिया, आपका और कम है तो 3 का ले सकते हैं, और ज्यादा है तो 1 का ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने लिया, ये मूल बिंदु हो गया, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स डैश, इसको y बोलेंगे और इसको y डैश बोलेंगे, ठीक है। तो ये मूल बिंदु 0 0 होता है। अब यहाँ देखिए x 0 y 9 है, तो x अक्ष पर y का मान तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। y अक्ष पर x का मान ऑलरेडी 0 होता है, तो यहाँ पर x 0 y का मान 9 लेना है सिर्फ, तो यहाँ लगभग 9 ये आएगा। हमें बिंदु प्राप्त हो गया ये। अब अगला देखते हैं x का मान 9 और y का मान 0 है, एक्स मान 9 यहाँ पर हमें प्लस में प्राप्त होगा। चलिए तो माइनस का तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये नहीं लिखेगा चलेगा। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर x का मान 0 y का मान 2.5, x का मान 0 y का मान 2.5, तो 2.5 यहाँ पर 3 होगा, तो 3 और 2 के बीच में 2.5 लगभग यहाँ आ जाएगा। x का मान 5 और y का मान 0, तो 5 4 और 6 के बीच में ये हो गया 5। अब ये दोनों को एक साथ मिलाएंगे और ये दोनों को एक साथ मिलाएंगे, ठीक है। अगर कटने की अगर आंसर पूछे तो ये इसको आगे तक बढ़ाएंगे, इसको भी आगे तक बढ़ाएंगे, जहां पर कटेगा वह बिंदु उसका आंसर होता है। हालांकि इस टाइप का सवाल रहेगा तो आपको आंसर नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा तो भी आपको वैसे कर देना है। अदरवाइज कहेगा 6 अंकित भाग को रंगे, ठीक है। बहुत सारा ये मतलब त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज के तीनों बिंदु का नाम लिखे तो वो भी लिखना होगा। इस समीकरण का नाम लिखिए, तो यहाँ पर तो वैसे भी समीकरण आपका पहला यहाँ है तो पहला समीकरण का नाम यहाँ लिख देंगे, दूसरा का नाम यहाँ लिख देंगे, ये बिंदु का जो नाम हुआ वो लिख सकते हैं। तो जितना करना है उसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सारा 9 टॉपिक, जिसमें आपको निश्चित रूप से 3 से 7 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव मिला करके 3 से 7 नंबर रहेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला टाइप पे हम चलेंगे। अगला टाइप है आपका ये a1/a2 इजकल टू b1/b2 नॉट इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। जब इस टाइप का होता है तो ये आपका जो है ना, इसका 3 कॉलम आपको बुक में भी मिलता होगा, आपके पास बुक है तो उससे आप देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आपको पूरे हम एक साथ क्लियर करवाने वाले हैं। ये प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होती है, ये क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखा, या इसको आप संगत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं संगत, ठीक है। तो इसको याद रखना है दोनों एक साथ। अब इसका जो है ना कोई एक हल होता है, इसका क्या होता है एक हल ही होता है, ठीक है। अब अगला बात करेंगे a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। जब इस रूप का रहेगा कोई समीकरण, 2 समीकरण आपको दिए जाएंगे चेक करने के लिए। जैसे बात कर रहे हैं हम x प्लस y इजकल टू 5, 2x प्लस 3y इजकल टू 9, तो ये दोनों में आपको निकालना है। ये हो गया a1 a2 b1 c1, ये हो गया a2 b2 ये c2। तो इसकी तुलना आपको इसके सापेक्ष पूछेगा, कम से कम 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप, और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का पूछा जाता है। तो 3 से 4 नंबर आप निश्चित रूप से 4-5 नंबर ला सकते हैं इससे देखने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। इसमें a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 जब इस टाइप का होता है तो यह असंगत होगा और यह संपाती रेखाएं होगी। यह असंगत होगा, असंगत और असंपाती रेखा होगी, असंपाती रेखा होगी, ठीक है।
चलिए तो हम बात यहाँ पर कर रहे थे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब इस टाइप का रहता है तो इसको असंगत भी हम बोलते हैं और यह असंपाती रेखा होता है इसका हल करने पर। और इसका जो है केवल एक हल होता है, क्या अद्वितीय हल बोल सकते हैं, केवल एक हल होता है या अद्वितीय बोल सकते हो, अद्वितीय हल। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समीकरण ये संगत है या असंगत, तो आपको ध्यान रखना असंपाती है या असंपाती या बराबर है या केवल एक हल हो सकता है या अनेक हल हो सकता है, अद्वितीय हल है कि क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस रूल को ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस टाइप का रहेगा तो आपका यह क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं होगी, क्या होगी, समांतर रेखा होगी। और यह भी क्या होगा, संगत होगा, यह भी क्या होगा, संगत होगा। और लास्ट की बात करेंगे, इसका जो है कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इससे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और सब्जेक्टिव तो निश्चित रूप से बनेंगे ही।